एवरीवन, मैं हूं आनंद दीक्षित और आप देख रहे हैं फिजिकल डोमेन। फिजिकल डोमेन के अंतर्गत हम यूपी टीजीटी पीजीटी स्पेशल प्रैक्टिस सेट सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 सॉल्व कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 003। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट नंबर 001 में 25 एंड प्रैक्टिस सेट नंबर 002 में 25 टोटल 50 क्वेश्चंस को हल कर चुके हैं, एनालाइज कर चुके हैं और अच्छे तरीके से उनको समझ चुके हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं नए 50 प्रश्नों का एक संकलन, जो कि बहुत ज्यादा परीक्षा उपयोगी है, परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं और एक ऐसे प्रश्नों का संकलन है जो आपको अच्छी तैयारी के लिए प्रेरित करता है और परीक्षा में सफलता दिलाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की सीरीज। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि इतनी इंपॉर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो और इंफॉर्मेशन उनको भी प्राप्त होती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस सेट। आज हम डिस्कस करेंगे 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी तैयारी में को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। ऐसे प्रश्न जो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिलना मुश्किल होगा। आज हम एक ऐसा संकलन लेकर आए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, और ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं। इसमें आपके पूरे सिलेबस से मिक्सअप करके क्वेश्चन डाले गए हैं और 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिनको आज हम हल करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी स्पेशल प्रैक्टिस सेट सीरीज 003 के अंतर्गत। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जी साथियों, आज की सीरीज का पहला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जो ये कहता है कि शून्य परिकल्पना कथन है। ये जो शून्य परिकल्पना है वो कथन क्या है? ऑप्शन है आपके दो समूह में अंतर, दो समूह में कोई अंतर नहीं, समूह के माध्यमों में अंतर, और ऑप्शन डी है समूह आ समूह बा में अंतर है। तो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा बी विल बी द राइट आंसर। दो समूह में कोई अंतर नहीं है। देखिए, शून्य परिकल्पना जो है उसको हम जानते हैं नल हाइपोथेसिस के बारे में। नल हाइपोथेसिस, नल जो है, नल का मतलब होता है शून्य, नल का मतलब होता है शून्य। तो नल हाइपोथेसिस यानी शून्य परिकल्पना। ये जो नल जो है, ये नल है आपका एक जर्मन वर्ड है। ये नल जो है वो किसका वर्ड है? एक जर्मन वर्ड है, जिसका मतलब शून्य होता है। तो नल हाइपोथेसिस जो है वो शून्य परिकल्पना जिसको कहते हैं हिंदी में, और वो है दो समूह में कोई अंतर नहीं। जब दो समूह में कोई अंतर नहीं होता है तो उसे नल हाइपोथेसिस या शून्य परिकल्पना कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52। कक्षा प्रबंधन निर्भर करता है, जो क्लास मैनेजमेंट है वो आपका किस चीज पर डिपेंड करता है? तो आपके ऑप्शन है ए वित्त की उपलब्धता, बी सामग्री की उपलब्धता, सी कक्षा में छात्रों की संख्या, डी पढ़ाने वाली क्रिया के प्रकार। तो ये ऑप्शन है, इनमें से एक है 52 का राइट आंसर जो होगा डी विल बी द राइट आंसर, पढ़ाने वाली क्रिया के प्रकार। देखिए, कक्षा का जो प्रबंधन है वो बेल लगने से शुरू होता है और कक्षा विसर्जन तक जारी रहता है, और ये पढ़ाने वाली क्रिया के प्रकार पर निर्भर करता है कि क्लास में जो हलचल होगी या क्लास की जो गतिविधियां होंगी वो किस प्रकार से होंगी। अतः पढ़ाने वाली क्रिया जो है कक्षा प्रबंधन पढ़ाने वाली क्रिया के प्रकार पर निर्भर करता है। तो डी विल बी द राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कहता है 1/2 विभाजित विधि उपयोग करते हैं। ऑप्शन है आपकी विश्वसनीयता जांचने के लिए, वस्तुनिष्ठता जांचने के लिए, आत्मीयता के लिए, और इनमें से कोई नहीं। देखिए, 1/2 विभाजित विधि उपयोग जो करते हैं वो करते हैं आपकी विश्वसनीयता जांचने के लिए। ये विल बी द राइट आंसर, विश्वसनीयता जांचने के लिए। इसको हम स्प्लिट हाफ मेथड भी कहते हैं। 1/2 विधि को इसको क्या कहते हैं? इसको हम
स्प्लिट हाफ मेथड भी कहते हैं, और ये विश्वसनीय जांचते हैं। तो ये 1/2 विभाजित विधि का उपयोग जो है वो विश्वसनीयता जांचने के लिए किया जाता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है कि सोना बाथ क्या है। देखिए सोना बाथ आपके ऑप्शन है, स्वास्थ्य को बनाए रखने का विशिष्ट माध्यम, स्वास्थ्य को बनाए रखने का अवशिष्ट माध्यम, विलासित स्थान और साधारण स्थान। देखिए सोना बाथ जो है स्वास्थ्य को बनाए रखने का अवशिष्ट माध्यम है। बी विल बी द राइट आंसर, बी विल बी द राइट। और संपूर्ण के शरीर में दर्द हो रहा है, अपने जोड़ों में दर्द है, उसके लिए सोना बाथ जो है बहुत उपयोगी है। तो सोना बाथ जो है वो स्वास्थ्य को बनाए रखने का एक अवशिष्ट माध्यम है। डी विल बी द। बचपन कहता है मानव शरीर में लीवर का बहुमत है। तो सब जानते हैं कि प्रथम श्रेणी की लीवर, द्वितीय श्रेणी की लीवर, तृतीय श्रेणी की लीवर और चतुर्थ श्रेणी की लीवर, ये लीवर के प्रकार हैं, काइंड ऑफ लीवर। तो इसमें से जो है हमारे शरीर में, मानव शरीर में जो होता है वो तृतीय श्रेणी का लीवर जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। मानव शरीर में जो तृतीय श्रेणी का लीवर है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो मानव शरीर में लीवर का बहुमत का आंसर होगा सी विल बी द राइट आंसर, तृतीय श्रेणी का लीवर। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कहता है निम्न को मिलाइए, जिसमें एक सूची दी गई है, सूची 2 से उसको मिलान करना है। इसमें कुछ सूची 1 में जो है ओसाक ऑक्साइड, टार्सल्स, मेटाटार्सल, फ्लैंजेस, ये कुछ पार्ट्स के नाम दिए गए हैं, बोन्स के नाम दिए गए हैं। दूसरी सूची में टो बोन, बड़ी हिप की हड्डी, एड़ी की हड्डी, इनस्टेप हड्डी, ये हड्डियों के उनको नाम दिए गए हैं, दूसरे उनका उपनाम दिया गया है। तो इनको आपको मैच करना है कि कौन सी हड्डी का कौन सा उपनाम सही है। तो जैसा कि हमने पहले बताया था, इस प्रकार के प्रश्न में आपको जो है एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करना चाहिए। आपको यदि आता है, एक या 2 ऑप्शन आता है, तो पहले आपको उनका मिलान कर लीजिए, उसके बाद जो बचते हैं उनको आप अपने आइडिया से और अपनी नॉलेज को रिकॉल करके भी सॉल्व कर सकते हैं। इससे आप एक इफेक्टिव और अच्छा आंसर प्राप्त कर सकते हैं, करेक्ट आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं इसमें हम जानते हैं कि टार्सल जो होती हैं वो एड़ी की हड्डी होती हैं। टार्सल जो होती हैं वो होती हैं किसकी? एड़ी की हड्डी होती है। तो सेकंड का हो जाएगा सी। और आपकी मेटाटार्सल जो होती हैं, जो मेटाटार्सल्स होती हैं वो इन स्टेप हड्डी होती हैं। क्या होती है? इन मेटाटार्सल। इन स्टेप हड्डी मतलब आपके पंजे के आगे वाली जो हड्डी होती हैं, तो वो कौन सी? वो आपकी होती है इन स्टेप हड्डी। कौन सी? मेटाटार्सल। अब आपको टार्सल्स और मेटाटार्सल्स के बारे में पता चल गया। अब ओसा जो आपका ऑक्साइड होगी, ये होगी बी, यानी बड़ी हिप की हड्डी। और एक बच गया अब आपका ऑप्शन फेरेंजेस जो है वो हो जाएगा आपका टो बोन। ये आपका हो गया टो बोन। सी विल बी द राइट आंसर। सी विल बी द राइट आंसर। सही सुमेलित जो है बी सी डी ए। ओसाक ऑक्साइड जो कि बड़ी हिप हड्डी होती है, टार्सल जो होती है एड़ी की हड्डी होती है, मेटाटार्सल जो होती है इनस्टेप हड्डी होती है, और फेरेंजेस जो होती है वो टो बोन होती है। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न को सूची मिलाना है। एक सूचीबद्ध करने का एक प्रश्न है। व्यक्तिक अध्ययन, सर्वेक्षण, एथलीट्स और गलत, ये आपके 4 सूचीबद्ध में दिए हुए हैं। सूची 2 में जो दिए गए हैं वो डिस्क्रिप्टिव स्टडी, अधिक बातूनी, डायग्नोस्टिक स्टडी और टाइप 2 एरर। देखिए इस सूची नंबर 1 में सबसे पहले हम देखते हैं, पुनः वही मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जो व्यक्तिगत अध्ययन होता है वो होता है डायग्नोस्टिक स्टडी। मतलब व्यक्तिगत अध्ययन को क्या बोलते हैं? बोलते हैं आपकी डायग्नोस्टिक स्टडी। सर्वेक्षण जो होता है किसी प्रकार का, वो होती है एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी होती है। डिस्क्रिप्टिव स्टडी जो होती है सर्वेक्षण होता है। तो देखा होगा कि बहुत सारे सर्वे और सर्वेक्षण सरकार के द्वारा भी होते हैं, विद्यालय स्तर पर भी बहुत सारे सर्वेक्षण किए जाते हैं। तो उनमें डिस्क्रिप्टिव स्टडी की जाती है, विस्तृत रूप से उनकी सारी चीजों का जांच और पड़ताल की जाती है। तो सर्वेक्षण जो हो गया वो हो गया आपका डिस्क्रिप्टिव स्टडी। और एथलीट्स जो हो गया वो हो गया आपका, एथलीट्स जो है उसको अधिक बातूनी के रूप में जाना जाता है। और गलत जो है वो टाइप 2 एरर जो है गलत। तो इसका आंसर ये हो जाएगा टाइप 2। देखिए इसका जो आंसर हुआ
सूची 1 और सूची डी को मिलान के बाद वो हुआ CABD, ये सीक्वेंस आया CABD, यानी व्यक्तिगत अध्ययन जो है डायग्नोस्टिक स्टडी कहलाती है, सर्वेक्षण को डिस्क्रिप्टिव स्टडी कहते हैं, एथलेटिक्स अधिक बातूनी और गलत टाइप 2 एरर CABD। तो ये CABD जो आपका मिलेगा वो CABD, C will be the right answer। तो इसका आंसर कौन सा होगा? C will be the right answer, CABD। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। खेल प्रशिक्षण वैज्ञानिक तथा शैक्षिक सिद्धांतों पर आधारित प्रक्रिया है जिसके द्वारा खिलाड़ी मुख्य प्रतियोगिता के दौरान अपना उच्चतम प्रदर्शन करता है। बी है प्रशिक्षण भार मानसिक एवं शरीर क्रिया विज्ञान की मांगों की पूर्ति के लिए व्यक्ति को दिया जाने वाला गामक उत्प्रेरक है। वो कह रहा है कथन बी और कथन ए, इन दोनों में से कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, ए या बी दोनों सही है, ए या बी दोनों गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर। ए और बी दोनों क्या है? सही है। कैसे सही है? खेल प्रशिक्षण वैज्ञानिक तथा शैक्षिक सिद्धांतों पर आधारित प्रक्रिया बिल्कुल सही है जिसके द्वारा खिलाड़ी मुख्य प्रतियोगिता के दौरान अपना उच्चतम प्रदर्शन करता है। एब्सोल्युटली राइट। और प्रशिक्षण भार मानसिक एवं शरीर क्रिया विज्ञान की मांग की पूर्ति के लिए व्यक्ति को दिया जाने वाला गामक उत्प्रेरक है। जो प्रशिक्षण भार है वो निश्चित रूप से गामक उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो ए और बी दोनों ही कथन सही है अर्थात सी विल बी द राइट आंसर। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, वो कहता है 1 ग्राम चर्बी में कितनी, ये जो ये लिखा है ना कैलोरी, ये एक्चुअल में कैलोरी है। कितनी कैलोरी होती है? देखिए 1 ग्राम चर्बी में 9.1 ग्राम कैलोरी होती है। तो डी विल बी द राइट आंसर। फैट है और फैट का जो प्रमुख कार्य होता है वो शरीर को ऊर्जा प्रदान करना होता है और 1 ग्राम चर्बी में जो है सबसे अधिक 9.1 कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है। तो डी विल बी द राइट आंसर। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 60 जो है वो कहता है 2016 के रियो ओलंपिक का आदर्श बाग क्या था? तो आदर्श बाग उसका ओलंपिक से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो आदर्श बाग क्या था, उसका वेन्यू क्या था, होस्टिंग कंट्री कौन सी थी, सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला देश कौन सा था, मेडल टैली में टॉप कौन था, और इंडिया की कॉन्स्ट्रक्शन पूछा जाता है कि इंडिया की पोजीशन मेडल टैली में क्या थी, कौन सी एथलेटिक्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, गोल्ड कितने जीते गए, सिल्वर कितने जीते गए, ब्रॉन्ज कितने जीते गए। ये सारी जो प्रश्न हैं, इस प्रकार के प्रश्न हम निश्चित रूप से परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अभ्यर्थी को एक सलाह दी जाती है कि वो ओलंपिक से संबंधित ऐसे तथ्यों को जरूर याद कर लें। इन तथ्यों से संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से आपको परीक्षा में एक ना एक जरूर मिल जाएगा। यदि आपने अच्छे से उन प्रश्नों को पढ़ा है, समझा है, तो निश्चित रूप से आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो 2016 के रियो ओलंपिक का अगर बात कर रहे हैं तो इसका जो आदर्श बाग था वो था लिव योर पैशन। लिव योर पैशन, अपने मनोवेगों के लिए। लिव योर, थोड़ा सा गलत लिखा है, लिव योर पैशन होगा ये। तो ये जो प्यासन नहीं है वो ये है पैशन। अगर हिंदी में लिखेंगे तो पैशन होगा। तो लिव योर पैशन विल बी द राइट आंसर। बी विल बी द राइट आंसर। लिव योर पैशन, अपने मनोवेगों के लिए। ये आदर्श बाग का इसका निर्धारण 2016 के रियो ओलंपिक में किया गया था। मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भुजा की पसली की पथरी के दौरान कौन सी त्रिकोणीय पुट्ठा प्रतिरोध करता है? ऑप्शन है पेक्टोरोलाइसिस मेजर, लाटिसिमस डर्सी, ट्राइसेप्स, ए और बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी विल बी द राइट आंसर। ए और बी दोनों। कैसे? पेक्टोरालाइसिस मेजर और लाटिमस डर्सी जो दोनों ही हड्डियां हैं एक दूसरे के प्रतिरोधी के रूप में कार्य करती है जिसके फलस्वरूप हमारी भुजा जो होती है वो ऊपर या नीचे उठ पाती है, मूवमेंट कर पाती है। जो पेक्टोरालाइसिस मेजर जो हड्डी होती है वो हमारी वक्ष के बगल में दोनों तरफ होती है, वहीं लाटिमस डर्सी जो होती है वो आपकी पीठ में होती है। तो इस प्रकार से दोनों जो प्रतिरोध का कार्य करती हैं आपस में एक दूसरे के विरोध में कार्य करती हैं, हमारी भुजा का मूवमेंट होता है, ऊपर उठ पाता है हाथ। तो ए और बी विल बी द, दोनों का आंसर जो होगा वो ए और बी होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। एंड्योरेंस को बढ़ाने के साथ सुधारने में कौन सा मुद्दा काम करता है? तो ऑप्शन है आपके लैक्टिक एसिड टॉलरेंस, VO2 max, मसल फाइबर साइज और टेंडन स्ट्रेंथ। तो इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर विल बी बी, VO2 max। जो आपका एरोबिक एंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए जो है
और या सुधारने के लिए सबसे पहले कौन सा तत्व काम करता है? VO2 मैक्स। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो नेक्स्ट प्रश्न है, लीवर के किस विधा में भारीपन और फुलेरियम के बीच दबाव होता है? तो इसका आंसर होगा प्रकार सी। ये आपके लीवर के प्रकार की बात कर रहा है, तो सी विल बी द राइट आंसर। जो काइंड 3 लीवर जो होते हैं, तृतीय प्रकार के लीवर जो है वो सबसे अधिकता में होते हैं, तो ये लीवर 3 विल बी द राइट आंसर, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अति उपयोगिता से होने वाली क्षति के लिए कौन सा उदाहरण है? अति उपयोगिता से होने वाली क्षति के लिए कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन है बर्सिटिस, टेनोसिनोबिटिस, सी तनाव काटक और उपरोक्त सभी। देखिए इसमें हम देखिए ये जो क्वेश्चन है 64 नंबर, उसमें हम थोड़ा सा इसको देखेंगे कि अति उपयोगिता जो होती है, जिसको हम कहते हैं ओवर यूज, उससे होने वाली क्षति में कौन सा उदाहरण है? बर्सिटिस होती है, या टेंडिनोसिस होती है, या स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है। ये सारी ओवर यूज इंजरीज हैं, जो कि आप जब अधिक व्यायाम या अधिक अपने शरीर का या मसल्स का उपयोग करते हैं, तो ज्यादा उसमें होने से ये सारी इंजरीज हो जाती हैं। तो इस प्रकार की इंजरीज को ओवर उपयोगिता से होने वाली इंजरी या इंजरीज कहते हैं। तो ये आपका बर्सिटिस हो गया, या आपका टेंडिनोसिस हो गया, या फिर आपका स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया। ये तीनों की तीनों चोटें जो हैं आपकी ओवर यूज इंजरी के अंतर्गत आती हैं, ओवर यूज इंजरी के अंतर्गत आती हैं। इट मींस इसका आंसर हो जाएगा डी विल बी द राइट आंसर, डी विल बी द राइट आंसर। अति उपयोगिता से होने वाली क्षति के लिए ये तीनों ही उदाहरण हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है कि सामाजिक सरलीकरण में ऑप्शन है जटिल कार्य के प्रदर्शन में सुधार लेकिन सरल कार्य का प्रदर्शन बदतर। सरल कार्य के प्रदर्शन में सुधार लेकिन कठिन कार्य का प्रदर्शन बदतर। सरल और जटिल दोनों ही कार्य में बदतर। सामाजिक सरलीकरण का कार्य प्रदर्शन से कोई संबंध नहीं। तो 64 का डायरेक्ट आंसर हो जाएगा बी विल बी द राइट आंसर, जो कि सरल कार्य के प्रदर्शन में सुधार लेकिन कठिन कार्य का प्रदर्शन बदतर। ये सामाजिक किसी क्वेश्चन है बास्केटबॉल ट्रायंगल एंड 2 का मतलब क्या होता है? इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा जो बास्केटबॉल में प्लेयर्स होते हैं, जो एक ट्रायंगल बना के, 3 खिलाड़ी ट्रायंगल बना के जो बास्केट की या टोकरी की रक्षा करते हैं, और वो विरोधी टीम के एक अच्छे खिलाड़ी को टारगेट करते हैं, जिससे कि वो बास्केट ना कर पाए। सीधे टोकरी के नीचे खेलते हैं, जो फॉरवर्ड होता है सेंटर, उसके सीधे टोकरी के नीचे खेलते हैं और अपने विरोधी टीम के अच्छे खिलाड़ी को टारगेट करते हैं। तो एक ये संयोजन अपराध के रूप में जाना जाता है। तो सी विल बी द राइट आंसर। बास्केटबॉल में ट्रायंगल एंड 2 का मतलब क्या होता है? एक से अधिक अपराध, एक से एक रक्षा या संयोजन अपराध। ये संयोजन अपराध के अंतर्गत आता है। तो ट्रायंगल एंड 2 जो है संयोजन अपराध है, और सी विल बी द राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओलंपिक शपथ सर्वप्रथम कब लिया गया था? ओलंपिक से संबंधित प्रश्न लगातार आपकी परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आप जो टेक्निकल हैं और जो आप कंठस्थ कर सकते हैं, उनको तो बिल्कुल ये सारी चीजें, सेरेमनी, पहला फ्लैग मार्च कब हुआ था, मसाल का हुआ, और आपका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन इत्यादि सारी आपको पता होना चाहिए। 1896 एथेंस, 1920 एंटवर्प और 1936 बर्लिन। देखिए 1986 में तो सबको पता है कि जो मॉडर्न ओलंपिक है वो 1896 में इनकी शुरुआत हुई थी, लेकिन शपथ ग्रहण सबसे पहले कब हुई थी? तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर। 1920 एंटवर्प के ओलंपिक में पहली बार शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हुआ था। सर्वप्रथम कब ली गई थी? 1920 एंटवर्प ओलंपिक में ली गई थी। अगली प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अस्थिकंडी खंड के प्रकारों को बेतरतीब ढंग से दिया गया है, उन्हें सही क्रम में उतार क्रम में जोड़िए। बक्षीय, ग्रीवा, कमर संबंधी और त्रिक। तो ये हड्डियों का प्रकार है, उनको आपको सही क्रम में जोड़ने के लिए कह रहे हैं। देखिए इसका सही क्रम होगा, सबसे पहले जो होगी वो होगी आपकी ग्रीवा यानी सर्वाइकल बोन्स 1 नंबर पे, और उसके बाद होगी आपकी बक्षीय यानी कि थोरैक। नंबर 3 पे होगी आपकी कमर संबंधी यानी लंबर, और चौथे नंबर पे आपकी होगी त्रिक सैक्रो। इसको आप बोलते हैं सर्वाइकल,
तो ये इसका क्रम हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न। डिएरेटिक्स का प्रयोग होता है खेल क्षमता बढ़ाना, शरीर का भार घटाने के लिए, मांसपेशी शक्ति बढ़ाने के लिए और शरीर की भार बढ़ाने के लिए। तो देखिए डिएरेटिक्स का जो प्रयोग है वो शरीर का वजन घटाने के लिए किया जाता है। स्पेशली जो कुश्ती, वेट लिफ्टिंग और बॉक्सिंग जिनमें की वेट कैटेगरी बहुत मायने रखती है, ऐसे गेम्स में इनका ऐसे खिलाड़ियों को इसका इस्तेमाल कराया जाता है, ये दी जाती है। और इसमें तेजी से शरीर का जो है वजन घटता है। इसमें स्पेशली पानी की मात्रा, मूत्र और पसीने की मात्रा को कम करके शरीर का वजन कम किया जाता है। तो जो डिएरेटिक्स है वो शरीर का भार घटाने के काम में आती है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं, जो कहता है नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अधिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। इनमें से दिए गए विकल्पों में अपना उत्तर चुनिए। अभिकथन ए, निष्क्रिय जीवन शैली के कारण मोटापा विश्वव्यापी समस्या बन गया है। तर्क कहता है कि बच्चे वसा भोजन पसंद करते हैं जिनमें काफी उच्च कैलोरी होती है तथा बहुत कम शारीरिक गतिविधि अथवा कोई गतिविधि न होने के कारण अतिरिक्त कैलोरी उनमें बची रहती है। अब कूट के कहता है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बी कहता है ए सही है और आर गलत है। सी कहता है ए गलत है और आर सही है। डी कहता है ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो ये जो इसका आंसर होगा वो डी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ए और आर दोनों ही अभिकथन सही हैं। निष्क्रिय जीवन शैली के कारण ही मोटापा बढ़ रहा है और बच्चे वसायुक्त भोजन कर रहे हैं और उसमें उच्च कैलोरी मात्रा होती है लेकिन कोई गतिविधि नहीं करने के कारण उनको ऐसी अतिरिक्त कैलोरी बची रहती है जिससे कि मोटापा आ रहा है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो डी विल बी द राइट आंसर। मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कहता है कि संक्रामक रोग निम्नलिखित किन साधनों से नहीं फैलता है। ऑप्शन है ए शारीरिक, बी सामाजिक, लैंगिक और मौखिक। देखिए संक्रामक रोग जो है, कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो शारीरिक रूप से, लैंगिक रूप से और मौखिक रूप से फैलती है, लेकिन उसमें सामाजिकता का कोई महत्व नहीं होता है। सामाजिक रूप में इसका जो है संक्रामक रोग, कम्युनिकेबल डिजीज नहीं फैलती है, अतः बी विल बी द राइट आंसर। प्रश्न की तरफ मूव करते हैं, जो कि है गतिशील शक्ति के भाग हैं अधिकतम शक्ति, विस्फोटक शक्ति, आइसोमेट्रिक शक्ति, शक्ति सहनशीलता। तो निश्चित रूप से देखिए अधिकतम शक्ति यस गतिशील शक्ति का भाग है, विस्फोटक शक्ति यस है, आइसोमेट्रिक शक्ति नहीं, ये नहीं है, और शक्ति सहनशीलता ये तीनों ही गतिशील शक्ति के पार्ट है। आइसोमेट्रिक शक्ति में गति ये कार्य जो होती है वो ऐसा व्यायाम होते हैं जिनमें कि प्रत्यक्ष रूप से कोई भी गति दिखाई नहीं पड़ती है। जैसे कि यदि आप किसी दीवार को धक्का लगा रहे हैं तो आप आप बल तो लगा रहे हैं बट आप की जो है उसमें कोई भी गति नहीं हो रही है, या किसी पेड़ पर धक्का लगा रहे हैं तो कोई गति नहीं हो रही है। तो आइसोमेट्रिक शक्ति जो होती है वो इसमें कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई गति दिखाई नहीं देती है, तो अतः ये गतिशील शक्ति का भाग नहीं है। तो इसमें से जो पार्ट जो होंगे वो हो जाएंगे आपके अधिकतम शक्ति, विस्फोटक शक्ति और शक्ति सहनशीलता। ये तीन गतिशील शक्ति के भाग हो जाएंगे। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय पुरस्कार सरकार द्वारा खेलों में खिलाड़ियों हेतु उच्चतम खेल पुरस्कार है। देखिए भारत सरकार के द्वारा खेल के क्षेत्र में खिलाड़ियों को जो सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है वो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब चूंकि ये प्रश्न पुराना है इसलिए इसमें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार लिखा हुआ है, लेकिन इसको भारत सरकार ने अब रीनेम कर दिया है और अब इसका रीनेम होकर इसका नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो राजीव गांधी देखिए खेल पुरस्कार से संबंधित एक बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो मेरे YouTube चैनल पर मौजूद है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहां से देखकर सारे खेल पुरस्कारों के बारे में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग प्राप्त कर सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो था प्रारंभ से ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से ही जाना जाता था, जो कि खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार था, लेकिन हाल फिलहाल में सरकार ने इसको रिनेम करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से
कर दिया है। तो अतः आज की डेट में अगर भारत सरकार द्वारा खिलाड़ियों के लिए उच्चतम पुरस्कार कहा जाएगा तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाएगा। तो इसका डी विल बी द राइट आंसर एज पर द ऑप्शंस अवेलेबल। अगर इसमें आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है सर्वोच्च पुरस्कार है किसी भी खिलाड़ी को भारत सरकार के द्वारा दिए जाना वाला। देखिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित को उनके प्रारंभिक वर्ष के अनुसार यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन है आपका गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन पटियाला, दूसरा है लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर, तीसरा है YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास और चौथा है लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ। देखिए इनको खेल और शिक्षा के बहुत बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं ये सारे के सारे। इनके इन स्थापना वर्ष ये कब कब स्थापित किए गए ये एक एस्टिमेट को जरूर पता होना चाहिए। तो इसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जब तक व्यवस्थित करें उससे पहले देख लेते हैं कि स्थापना किसकी स्थापना कब हुई थी। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो पटियाला है ये इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर है, इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास जो है इसकी स्थापना हुई थी 1920 में और लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1932 में। तो ये तो इनका स्थापना वर्ष हो गए। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो नंबर 1 पे हमारा आ जाएगा थर्ड यानी कि 1920, उसके बाद 1932 लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज, उसके बाद आ जाएगा हमारा लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर ये थर्ड नंबर पे आ जाएगा और फोर्थ पे आ जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो क्रम हो जाएगा आपका राइट आंसर थर्ड, फोर्थ, सेकेंड और फर्स्ट। यानी सबसे पहले YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास 1920, उसके बाद लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ 1932, उसके बाद लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर जो कि 1957 में हुआ है और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन पटियाला जो कि 1961 में हुआ है। तो ये क्रम हो जाएगा और बी विल बी द राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर जो ये कहता है कि व्यक्तित्व का स्वरूप होते हुए भी एथलीट में अन्य संबंध कारक होते हैं। सर्वोत्तम कार्य निष्पादन तब होगा जब चिंता का स्तर होता है। ऑप्शन है बहुत कम, बी है मध्यम, सी है न्यूनतम, डी है बहुत अधिक। देखिए व्यक्तित्व का स्वरूप होते हुए भी एथलेटिक्स में जो मानव संवेदनाएं होती हैं उनके अनुसार उसके प्रदर्शन पर भी असर पड़ता है। अतः यदि उसमें हार जीत ये फैक्टर ये अन्य कारक ज्यादा हावी होंगे तो उसके प्रदर्शन पर भी असर पड़ता है। तो चिंता का जो स्तर है वो यदि मध्यम होगा तो एथलेटिक्स के कार्य निष्पादन करने की क्षमता या उसको कार्य करने की क्षमता उसके प्रदर्शन की क्षमता जो है वो प्रदर्शन उसका अच्छा बेहतर होगा। तो ये जो मध्यम है जो चिंता का स्तर है वो मध्यम होना चाहिए एथलेटिक्स में तभी वो अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी बालक में किशोरावस्था के दौरान निम्नलिखित परिवर्तन आते हैं। वह परिवर्तन बताएं जिसे द्वितीयक लैंगिक विशेषता सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के रूप में चिन्हित किया गया है। मूछें आना तथा युवान के आसपास बालों का उगना ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आवाज में कर्कशता, ऑप्शन सी मानसिक स्थिति में परिवर्तन और ऑप्शन डी कंधे के क्षेत्र का विकास। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होता है द्वितीयक लैंगिक विशेषता जो होती है वो होती है ए विल बी द राइट आंसर मूछें आना तथा यौनांगों के आसपास बालों का उगना। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आते हैं। ये एक जटिल परिवर्तन की अवस्था होती है जो किशोरावस्था होती है, एक जटिल परिवर्तन की अवस्था होती है और ऐसी अवस्था में जो युवावस्था तक चलती रहती है और ऐसी अवस्था जो जनरली 13 से और 19 वर्ष तक मानी जाती है और यहाँ पर जो द्वितीय लैंगिक विशेषताएं हैं वो उभर कर सामने आती है। तो इसका जो आंसर होगा ए विल बी द राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर जो कहता है कि नीचे दिए गए कथनों में से किससे खेल की दवा की व्याख्या नहीं होती है। ऑप्शन ए है खेल प्रौद्योगिकी और अवसंरचना को विकसित करना, बी है कार्य निष्पादन को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारक, सी है घायल एथलीट का उपचार और पुनर्वास, डी है किसी व्यक्ति को खिलाड़ी में रूपांतरित करना। प्रश्न के 76 का आंसर होगा खेल प्रौद्योगिकी और अवसंरचना को विकसित करना। ये जो है खेल विभाग के अंतर्गत नहीं आता है तो ए विल बी द राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। वो है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के पठार का कारण में से कौन सा सीखने के पठार के कारक नहीं होता है। देखिए नीरसता, विनम्रता, क्रियात्मक सीमा और थकावट। जो
लेकिन सीखने में ये कोई निश्चित नहीं है कि पठार कब और कितने समय के लिए आएगा। कुछ लोग बहुत जल्दी सीख जाते हैं, वहीं दूसरा व्यक्ति उसको बहुत देरी से सीख पाता है। इसी को क्रियात्मक सीमा के अंतर्गत रखा गया है। तो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, स्पेन तकनीकी चोट में किस परिस्थिति में चोट को ठीक करने के उपाय के रूप में कंट्रास्ट बाथ देना चाहिए? देखिए कंट्रास्ट बाथ क्या होता है, जिसमें गर्म और जो कंट्रास्ट बाथ होता है एकांतर क्रम में, इसको क्या होता है ठंडे और गर्म उपचार के रूप में एकांतर क्रम कंट्रास्ट बाथ दिया जाता है। कब दिया जाता है? जब ये स्प्रेन, ये आपकी जो कि लिगामेंट की चोट है, स्प्रेन है और रिस्ट जॉइंट है और आपकी एंकल जॉइंट है, इनमें इस प्रकार की जब इंजरी होती है और जब सूजन होती है, तो जब आपकी सूजन स्टेबल हो जाए तब कंट्रास्ट बाथ यानी गर्म और ठंडे गर्म और ठंडा उपचार एक साथ दिया जाता है। ये एक एकांतर क्रम में दिया जाता है जिसको कंट्रास्ट बाथ के रूप में जाना जाता है। तो ए विल बी द राइट आंसर। जब सूजन स्टेबल हो जाए तभी कंट्रास्ट बाथ देना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर, जो कि है इम्यून सिस्टम कार्यप्रणाली को विकसित करने के लिए तथा मसल ब्रेकडाउन को रोकने के खिलाड़ी कौन सा फूड सप्लीमेंट लेते हैं? तो ग्लूकोसामाइन, ग्लूटोमाइन, विटामिन और रिबेस। देखिए ये आंसर होगा इसका ग्लूटामाइन, जिसको ग्लूटोमाइड भी कहते हैं। इसको ग्लूटामाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूटामाइड भी कहते हैं, जो कि आपके प्रोटीन के बायोसिंथेसिस के रूप में आता है, जिससे प्रतिरोधक क्षमता, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो होती है या प्रतिरोधक कार्य प्रणाली को जो है स्ट्रॉन्ग बनाता है, उसको डेवलप करता है। तो ग्लूटोमाइन जो है, जिसको कि ग्लूटामाइड भी कहते हैं, ये आप इम्यून सिस्टम कार्य प्रणाली को विकसित करने के लिए खिलाड़ी लेते हैं। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। नायडू ट्रॉफी किससे संबंधित है? देखिए नायडू ट्रॉफी किससे संबंधित है? ऑप्शन है क्रिकेट से, शतरंज से, गोल्फ से, फुटबॉल से। तो नायडू ट्रॉफी का जो संबंध है वो बी विल बी द राइट आंसर, शतरंज से है। और शतरंज से संबंधित अन्य ट्रॉफी भी आप देखेंगे तो शतरंज से संबंधित अन्य ट्रॉफी जो है वो है आपका लिम्का ट्रॉफी, लिम्का ट्रॉफी, खेतान ट्रॉफी और आपका वर्ल्ड कप भी होता है इसका। ये लिम्का ट्रॉफी, खेतान ट्रॉफी और वर्ल्ड कप ये शतरंज से संबंधित हैं और नायडू ट्रॉफी भी इसके साथ आपकी शतरंज से संबंधित है। तो नायडू ट्रॉफी भी शतरंज से संबंधित है। तो बी विल बी द राइट आंसर, शतरंज से। नायडू ट्रॉफी शतरंज से संबंधित है। मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस बार सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था? देखिए भारत रत्न सभी जानते हैं, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान कला, साहित्य, विज्ञान तथा सार्वजनिक सेवा के और खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। सचिन तेंदुलकर से पहले किसी भी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को भारत रत्न नहीं दिया गया था। वर्ष 2014 में भारत सरकार के द्वारा सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, जो कि किसी भी खिलाड़ी को दिया जाने वाला पहला भारत रत्न था। यानी यूं कहें कि सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पाने वाले एकमात्र पहले खिलाड़ी हैं जिनको भारत सरकार ने भारत रत्न दिया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए विल बी द राइट आंसर। 2014 में भारत सरकार के द्वारा सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से नवाजा गया था। सचिन तेंदुलकर जो कि क्रिकेट से संबंध रखते हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। वो करते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्लार्क ने नहीं प्रस्तावित किया? ऑप्शन है शारीरिक दक्षता, बी है सामाजिक क्षमता, सी है तंत्रिका पेशीय तालमेल और सांस्कृतिक विकास। तो ये क्लार्क जो थे, क्लार्क ने तंत्रिका पेशीय तालमेल यानी सी जो है ये शिक्षा का उद्देश्य के रूप में पेश नहीं किया था, प्रस्तावित नहीं किया था। तो तंत्रिका पेशीय तालमेल जो है, तंत्रिका पेशीय तालमेल को उन्होंने क्लार्क ने पेश नहीं किया था। तो सी विल बी द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। निम्न में से कौन सा मानव समूह के प्राथमिक समूह से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है गांव, सहपाठी, खेल टीम और परिवार। देखिए
जो कि उसकी आंतरिक भावनाओं से उत्पन्न होता है। जो मनुष्य के या व्यक्ति के आंतरिक भावनाओं से कनेक्टेड है वो चीजें आती है। तो मानव सहपाठी आते हैं, परिवार आता है, प्राथमिक समूह में खेल आता है, गांव जो है नहीं आता, गांव जो है प्राथमिक समूह में नहीं आएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ए विल बी द राइट आंसर, गांव। गांव जो है मानव समूह के प्राथमिक समूह से संबंध नहीं रखता है। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। निम्न में से किसके लिए भोजन का प्रमुख हिस्सा प्रोटीन होता है? शक्ति प्रधानता वाले खेल, सहनशीलता दमकन प्रधानता वाले खेल, गति प्रधानता वाले खेल, दोनों ए बी वाले खेल। देखिए इसका आंसर होगा ए विल बी द आंसर, ए विल बी द राइट आंसर, शक्ति प्रधानता वाले खेल। डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स होते हैं उनमें प्रोटीन भोजन का मुख्य हिस्सा होती है। जैसे डिस्कस थ्रो हो गया, शॉटपुट हो गया, हैमर थ्रो हो गया, जैवलिन हो गया, कुश्ती हो गई, ये फुटबॉल हो गया, ये तैराकी स्विमिंग हो गई। ये सारे स्पोर्ट्स ऐसे हैं जो कि शक्ति प्रधानता वाले खेल हैं या स्ट्रेंथ डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स हैं। तो इनमें प्रोटीन को स्पोर्ट्स पर्सन को अपने भोजन का प्रमुख हिस्सा बनाना पड़ता है। तो ए विल बी द राइट आंसर, शक्ति प्रधानता वाले खेल। मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कहता है कि यदि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में व्यायाम का कुल समय 300 सेकेंड तथा उसकी हृदय गति 1.5 मिनट में 80 होती है तथा 2 से 2.5 मिनट में 70 होती है एवं 3 से 3.5 मिनट में 60 हो जाती है, तो बताइए फिटनेस इंडेक्स क्या होगा? ये टेक्निकल क्वेश्चन है। फिटनेस इंडेक्स निकालने के लिए देखिए जो फिटनेस इंडेक्स होता है उसका फार्मूला होता है परीक्षण की अवधि डिवाइडेड बाई 2 इंटू पुनः शक्ति प्राप्ति की अवधियां। अवधियों के दौरान दिल की धड़कनों की संख्या। इसका सूत्र होता है फिटनेस FIN फिटनेस इंडेक्स होता है 100 इंटू परीक्षण की अवधि और डिवाइडेड बाई 2 इंटू परीक्षण के दौरान या रिकवरी पीरियड के दौरान जो धड़कनों की संख्या होती है, ये आपका फिटनेस इंडेक्स होता है। तो अब हम देखेंगे इसमें प्रश्न क्या कहता है कि यदि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में व्यायाम का कुल समय कितना है? 300 सेकेंड्स है। टोटल पीरियड जो आपका क्या है, परीक्षण का अवधि क्या है? 300 सेकेंड है। ठीक है, तो अब प्रश्न अनुसार FI निकालेंगे। FI is equal to 100 into 300 divided by into 80 plus 70 plus 60। ठीक है, तो इसके अनुसार हो जाएगा 100 into 300 divided by 2 into 210। इसको हम कट कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 50, ये 0 से 0 कट हो गया, ये 10 हो गया, ये 7 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 50 into 10 divided by 7 is equal to 500 divided by 7 is equal to, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 71.43 आंसर। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से क्या स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? कैरियर संबंधी प्रमाण, स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड रखना, साइड साफ सफाई, स्वच्छता, रोग का उपचार।
स्कूल स्वास्थ्य यानी स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड रखना आता है, साफ सफाई स्वच्छता रखना आता है, रोगों का उपचार आता है, कैरियर संबंधी परामर्श नहीं होती है। तो ये भी द राइट आंसर। मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी का नाम बताइए। ऑप्शन है चुन्नी गोस्वामी, टी बलराम, सी है पीके बनर्जी और डी है अब्दुल अजीज। देखिए सी विल बी द राइट आंसर, पीके बनर्जी, जो कि ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान रहे थे। उनको पहली बार अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव प्राप्त हुआ और पहले फुटबॉलर बने जिनको 1961 में अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था, या अर्जुन अवार्ड उनको दिया गया था। तो इसका सी विल बी द राइट आंसर। 89 प्रश्न संख्या है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के में आयोजन से आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। देखिए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के 1896 में आयोजन से आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। तो ए विल बी द राइट आंसर। 1896 से ही आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत मानी जाती है। तो ग्रीष्मकालीन खेलों में 1896 में आयोजन से आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे। तो 2016 के जो ओलंपिक हुए थे उसमें भारत ने एक सिल्वर और एक ब्रांज के साथ 2 पदक जीते थे। मैंने पहले ही बताया कि टैली ओलंपिक में जो टैली है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। खासकर पहली स्थान पर कौन सी देश रहा था और भारत का प्रदर्शन क्या था, भारत ने कितने पदक जीते थे, ये हर अभ्यर्थी को याद होना चाहिए। और पुराने क्वेश्चंस भी ऐसे पूछ लिए जाते हैं, तो हमें स्टेप बाय स्टेप अपने भारत का प्रदर्शन को देख लेना चाहिए, उनको अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए कब क्या जीता था। तो भारत ने 2016 के जो ओलंपिक हुए थे उसमें केवल 2 पदक जीते थे, एक रजत व एक कांस्य पदक। इसमें 2 पदक जीते हैं 2016 में, जिनमें से हमारा एक जो था वो था सिल्वर और दूसरा एक जो था वो था ब्रॉन्ज। तो टोटल 2 पदक हमने जीते थे। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। खाने के अस्वास्थ्यकर तरीकों से नहीं होता। एनीमिया, दंतीय क्षरण, मोटापा, एड्स। खाने के अस्वास्थ्यकरण से क्या नहीं होता, एड्स नहीं होता। बी विल बी द राइट आंसर। एनीमिया यस, रक्त अल्पता हो जाती है, दंतीय क्षरण होता है, मोटापा बढ़ जाता है। तो खाने के अस्वास्थ्यकर तरीकों से क्या होता है, एड्स नहीं होता है। खो-खो खेल में कितने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो-खो के खेल में कितनी क्लासें होती हैं। देखिए खो-खो के खेल में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 9 होती है। 8 खिलाड़ी बैठते हैं और एक खिलाड़ी जो होता है विपक्षी टीम को चेस करता है। तो जो लेन्स बनी हुई होती है बैठने का, यानी सिटिंग ब्लॉक्स जो होती हैं वो 8 लेन्स होती हैं। तो सी विल बी द राइट आंसर, 8 लेन्स। जैसा कि आपको देखा है ये खो-खो का पूरा ग्राउंड है, जिसमें कि आप देख पा रहे होंगे ये रेक्टेंगल जो शेप्स हैं, ब्लॉक्स हैं, सिटिंग ब्लॉक्स, 8 की संख्या में है। यहाँ पर 8 पूरे खिलाड़ी बैठते हैं और इस प्रकार से ये पूरा खो-खो का खेल खेला जाता है। तो 8 सिटिंग ब्लॉक्स होते हैं, 9 खिलाड़ी इसमें खेलते हैं। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का पुनरुत्थान की कड़ी मेहनत का परिणाम था। देखिए आधुनिक ओलंपिक खेल जो कि हमने पहले बताया था, जो मॉडर्न ओलंपिक हैं उनकी शुरुआत 1896 से हुई थी। और पियरे दी कॉर्बिटन जो थे एक फ्रांस के शिक्षाविद और मनोवैज्ञानिक थे। पियरे दी कॉर्बिटन, इनको माना जाता है कि इनके अथक प्रयास से ही आधुनिक खेलों में ओलंपिक की शुरुआत हो पाई। और पियरे कॉर्बिटन को ही द फादर ऑफ ओलंपिक्स, फादर ऑफ ओलंपिक्स के नाम से जाना जाता है। ओलंपिक का पितामह के रूप में पियर डी कूबरटन का ही नाम लिया जाता है। तो डी विल बी द राइट आंसर, पियर डी कूबरटन, जो कि फ्रांस के शिक्षाविद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नीचे दिए गए परिभाषित शब्दों का उसके संबंधित खेल के साथ सही मेल करें। देखिए यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी दी हुई है गेम्स की, चेकमेट, गुगली, बाइसिकल किक और सडन डेथ। दूसरी तरफ ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति पैदा की है। यहाँ पर एक साइड में जो टर्मिनोलॉजी है उसमें 4 ऑप्शन है, वही दूसरी तरफ आपके जो स्पोर्ट्स के नाम दिए हैं वो 5 दिए हैं। तो आपको इसमें से एक एलिमिनेट करना है, 4 को ही चूज करना है। तो और थोड़ा सा टिपिकल बनाने के लिए इस तरीके के प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए इसमें हम देखते हैं वही मेथड करते हुए जो हमें पता है। चेकमेट जो होता है शतरंज का टर्मिनोलॉजी है, जिसमें कि चेकमेट जो है शतरंज की टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। और गुगली जो है संबंधित है क्रिकेट से, गुगली का संबंध है क्रिकेट से।
सडन डेथ का नियम जो होता है वो होता है हॉकी में, और बाइसिकल किक जो होती है वो होती है फुटबॉल में। यहाँ पर बास्केटबॉल का कोई काम नहीं है। यहाँ तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर बास्केटबॉल का किसी से मैच नहीं होगा, इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई टर्मिनोलॉजी है ही नहीं। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन हो जाएगा, पहले का हो जाएगा फोर्थ, पहले का फोर्थ राइट, और दूसरे का हो जाएगा फिफ्थ, दूसरे का फिफ्थ राइट, तीसरे का हो जाएगा थर्ड, तीसरे का थर्ड राइट, और सडन डेथ हो जाएगा बास्केटबॉल, ये नहीं है, इनमें से कोई, डी विल बी द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। लंबी दूरी के शेष पुरुष और महिला धावकों में होते हैं धीमे स्पिन वाले तंतु, तीव्र स्पिन वाले तंतु, ज्यादा तंतु, मध्यवर्ती स्पिन वाले ज्यादा तंतु, 50% धीमे स्पिन और 50% तीव्र स्पिन वाले तंतु। देखिए इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ए विल बी द राइट आंसर। जो इस प्रश्न का आंसर धीमे स्पिन वाले तंतु यानी एसटीएमएफ है। जो एसटीएमएफ है, एसटीएमएफ सिलोट्रिस्ट मसल्स फाइबर, जो कि लाल तंतु होते हैं और जिनके होने से लंबी दूरी के जो धावक हैं वो अधिक दूरी तय कर पाते हैं। वही दूसरी एक होता है, वो होता है फास्ट ट्विस्ट मसल फाइबर, जो कि श्वेत होते हैं। वो मसल फाइबर वाले जो धावक होते हैं वो एथलेटिक्स, मैराथन, क्रॉस कंट्री इत्यादि लंबी दूरी की देश को आराम से दौड़ पाते हैं। तो लंबी दूरी के शेष पुरुष और महिला धावकों में क्या होता है, एसटीएमएफ स्लोअर ट्विस्ट मसल फाइबर, यानी उनके मसल फाइबर जो होते हैं वो आपकी सहन शक्ति को बढ़ाते हैं, और आप धीमे स्पिन वाले जो तंतु होते हैं वो लंबी दूरी के श्रेष्ठ और महिला धावकों में पाए जाते हैं। तो इसका ए विल बी द राइट आंसर। मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। फेफड़ों की पालियों को द्वारा अलग अलग पालियों में विभाजित किया जाता है। ए विल बी द राइट आंसर। इसमें पिस्पुला, कुपिका में से कोई नहीं, तो ए विल बी द राइट आंसर। श्वसनी द्वारा अलग अलग पालियों में विभाजित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर है इसका, श्वसनी द्वारा इसको अलग अलग पालियों में विभाजित किया जाता है। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। खमीर और कुकुरमुत्ता हैं, खमीर और कुकुरमुत्ता हैं, तो ये क्या है, खमीर और कुकुरमुत्ता शैवाल है, जिम्नोस्पर्म है, फफूंद है या टबरस है। तो खमीर और कुकुरमुत्ता क्या है, फफूंद है। सी फफूंद जो है, खमीर और कुकुरमुत्ता जो है, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ये स्वयं भोजन नहीं बना पाते हैं, और ये परजीवी पौधों में आते हैं और ये फफूंद होते हैं। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है 98 नंबर प्रश्न। लचीलापन लाने के लिए खींचने वाले प्रमुख व्यायाम निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप, ग्लूटियस, ट्राइसेप, कंधे। अब इसका कोड दिया गया है यहाँ पर। लचीलापन लाने के लिए खींचने वाले प्रमुख व्यायाम हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूटियस, क्वाड्रिसेप, ट्राइसेप और कंधे, ये सभी ये जो है आपके लचीलेपन लाने वाले प्रमुख व्यायाम हैं। आपकी हैमस्ट्रिंग्स की एक्सरसाइज, क्वाड्रिसेप्स की, ग्लूटियस की, ट्राइसेप्स की और कंधों की एक्सरसाइज, ये सभी जो हैं लचीलापन लाने वाले व्यायाम हैं, अर्थात डी विल बी द राइट आंसर। ये सभी जो हैं लचीलापन लाने के लिए खींचने वाले प्रमुख व्यायाम हैं, अर्थात डी विल बी द राइट आंसर। मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है 99 नंबर क्वेश्चन, और ये कहता है कि लीग प्रतियोगिता में नियत विधि फिक्सर की एक प्रक्रिया के रूप में किस विधि को सबसे आसान कहा जाता है? क्योंकि किसी भी टीम को कोई बाई नहीं दी जाती है और भाग लेने वाली टीमों की संख्या विषम या सम होने की कोई समस्या नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर होगा स्टेयरकेस विधि। स्टेयरकेस विधि को फिक्सर का सबसे इजी रूप माना जाता है। इसमें किसी भी टीम को कोई बाई नहीं दी जाती है, इसमें किसी भी टीम को कोई बाई नहीं दी जाती है, और ये सारी टीम्स का जो फिक्सर बनता है वो एक सीढ़ी नुमा होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेयरकेस। एक सीढ़ी नुमा जो फिक्सर बनता चला जाता है और इसमें कोई भी बाई नहीं दी जाती है। तो सबसे इजी मेथड जो होता है फिक्सर बनाने का वो कहा जाता है, वो है स्टेयरकेस विधि। ये फिक्सर बनाने की विधि, नॉकआउट प्रतियोगिता, काइंड ऑफ टूर्नामेंट्स, इन सब के लिए भी एक सेपरेट लेक्चर जल्द ही मेरे चैनल पर आने जा रहा है। उसको भी आप देखकर इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आज का अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो है मानव अस्थि पंजर के घुटने हाथ और पांव में पाई जाने वाली अस्थियां कहलाती हैं। मानव अस्थि पंजर के घुटने
हाथ और पांव में पाई जाने वाली अस्थियां कहलाती हैं? मानव अस्थि पंजर के घुटने, हाथ और पांव में पाए जाने वाली अस्थियां कहलाती हैं छोटी अस्थियां, बी कंडरास्थियां, सी असमाकृतिक अस्थियां और डी चपटी अस्थियां। तो बी विल बी द राइट आंसर, कंडरास्थियां। इनको स्क्वामोइड बोन्स भी बोलते हैं। कंडरास्थियां या स्क्वामोइड बोन्स भी बोलते हैं। ये छोटी हड्डियां ही होती हैं। इस प्रकार की अस्थियां कंडरा के ऊपर विकसित होती हैं एवं किसी भी संधि के ऊपर से गुजरने वाली हड्डियां होती हैं। ये किसी न किसी आपकी जो संधि होती है, ज्वाइंट होती है, उसके ऊपर से गुजरने वाली ये अस्थियां घुटने, हाथ एवं पैर में पाई जाती हैं। तो मानव अस्थि पंजर में घुटने, हाथ एवं पाए में पाने वाली हड्डियों को क्या कहते हैं? कंडरास्थि कहते हैं या स्क्वामोइड बोन्स बोलते हैं। और ये आपकी जो टेंडन्स होती हैं या कंडरा होती हैं उसमें विकसित होती हैं और हाथ, पैर एवं पाए में, तो घुटनों में ये पाई जाती हैं। तो बी विल बी द राइट आंसर। तो आज के लिए ये प्रैक्टिस सेट ईपी, टीजीटी, पीजीटी स्पेशल प्रैक्टिस सेट की ये सीरीज थी, जो कि आज 50 प्रश्नों को हमने डिस्कस किया और प्रैक्टिस सेट नंबर 003 को कंप्लीट किया। यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज एक बार इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। आने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में हम पुनः नए प्रश्नों के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।